रफ्तार को और बढ़ा देते हैं। क्लाइमेट चेंज रेजोल्यूशन से अमेरिका को अलग कर देते हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म कर देते हैं और चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं। ट्रंप के अतरंगी फैसले अभी दुनिया में हलचल मचा रहे होते हैं कि तभी कोरोना वायरस का आतंक फैलता है और अचानक दुनिया भर में दहशत मच जाती है। कोरोना वायरस की त्रासदी को बड़ा नहीं मानते, WHO से भिड़ जाते हैं और मौत के आंकड़े बढ़ने लगते हैं तो इराक में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार देते हैं। ईरान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नेता जो अनुभवी नहीं है, जिन्होंने राजनीति में समय नहीं बिताया, लेकिन जब राष्ट्रपति की कुर्सी मिलती है तो ऐसे फैसले लेते हैं कि कोई सोच नहीं सकता, और जब कुर्सी चली जाती है तो उनकी शह पर ऐसा कारनामा हो जाता है कि किसी ने भी सोचा नहीं था। सवाल फिर वही है कि आखिर ये डोनाल्ड जे ट्रंप हैं कौन? 2024 में वो फिर जीत जाते हैं, फिर राष्ट्रपति की कुर्सी मिल जाती है और उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा ब्लंट नजर आते हैं। मतलब कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। They got all of their income from Venezuela. We need Greenland. Not happy with what Putin's doing. He said I stopped 7 wars. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. You have to put out this cancer. It's a cancer. अब सवालों का पुलिंदा है। क्या दुनिया सच में डोनाल्ड ट्रंप को जानती है? आखिर कैसे वो इतने कठोर फैसले लेते हैं? आखिर किस बिना पर अलबेले कदम उठा लेते हैं? क्या ट्रंप को हर एक एक्शन का रिजल्ट पता है? क्या ट्रंप को पता है कि क्या होने वाला है? क्या ट्रंप को आने वाला समय दिखता है? क्या ट्रंप एक टाइम ट्रैवलर है? जो अभी अभी आपने देखा, उसी की परतों को हटाने और जमी धूल को साफ करने के लिए वक्त में इतना पीछे आए हैं। 21वीं सदी में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पागलपन से भरे लगते हैं, एक बेकाबू नेता का खौफनाक खेल लगता है। लेकिन अगर यह सोची समझी स्क्रिप्ट हो तो एक एक करके समय के पन्नों को पलटेंगे, जिनको जब जोड़ा जाता है तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो इशारा करने लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रोनोनॉट के कमांडर हैं, यानी काल यात्रा के कमांडर। कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में होती है। अमेरिका में इंगरसोल लॉकवुड नाम के एक वकील और लेखक थे। 1889 और 1893 में उन्होंने बच्चों के लिए 2 नॉवेल लिखे। इन किताबों के मुख्य किरदार का नाम था विल्हेम हेनरिक सेबेस्टियन वॉन ट्रंप, जिसे पूरी किताब में लिटिल बैरन ट्रंप कहा गया है। ये नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे छोटे बेटे का नाम भी बैरन ट्रंप ही है। अब जरा देख लीजिए, चेहरों को भी मिला लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का चेहरा आखिर इस हद तक उस तस्वीर से कैसे मेल खा सकता है जिसे 19वीं सदी में बनाया गया? नाम भी हूबहू वही, लेकिन कहानी सिर्फ नाम पर खत्म नहीं होती। किताब में जिस बैरन ट्रंप के बारे में लिखा गया है वो एक बहुत बड़े और शानदार महल में रहता है जिसका नाम कैसल ट्रंप है। आज की दुनिया में इसे न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पर मौजूद ट्रंप टावर से जोड़कर देखा जा सकता है। अब जरा एक और पहलू को देखिए। किताब में इस लड़के का एक गुरु है जिसे डॉन फम कहा गया है। डॉन को डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा जाता है और डॉन नाम का वो गुरु कहानी के बैरन ट्रंप को एक पुरानी पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट देता है और उसे दुनिया के भीतर मौजूद एक और दुनिया का रास्ता खोजने के लिए कहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह रहस्यमयी पोर्टल खोजने के लिए वो लड़का उत्तरी रूस का सफर तय करता है। याद कीजिए 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन और उसमें रूस की दखलंदाजी का पूरा विवाद, ये सब उसी किताब की कहानी से मेल खाता हुआ दिखता है। लेकिन लॉकवुड की असली भविष्यवाणी 1896 में आई। उनकी किताब 1900 और द लास्ट प्रेसिडेंट में छिपी है।
इस किताब में लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर का एक पॉपुलिस्ट यानी एक लोकप्रिय आदमी अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है। किताब से ये मैच करता है। वो किताब जो भविष्यवाणी की एक घटना की बात करती है और वो सच हो जाती है। इतना ही नहीं, लॉकवुड की किताब में एक और दर्ज बात भी सटीक साबित हो जाती है। उनकी किताब 1900 आर द लास्ट प्रेसिडेंट में आगे लिखा है कि उस लोकप्रिय आदमी के चुनाव जीतने के बाद पूरे न्यूयॉर्क में दंगे भड़क उठते हैं और प्रदर्शनकारी फिफ्थ एवेन्यू पर मौजूद एक बड़े होटल की तरफ मार्च करते हैं। अब किताब में कही तमाम बातों में इत्तेफाक को जोड़ते चलते हैं। एक पॉपुलिस्ट का अचानक राष्ट्रपति बनना, न्यूयॉर्क में दंगा होना, फिफ्थ एवेन्यू की तरफ लोगों का मार्च करना, और तो और किताब में दर्ज है कि उस पॉपुलिस्ट राष्ट्रपति के कैबिनेट में कृषि मंत्री होते हैं लाफे पेंस। और सोचिए, 1896 में बैठे एक लेखक को कैसे पता चला कि 120 साल बाद ट्रंप नाम के एक राष्ट्रपति होंगे और उनकी टीम में एक पेंस नाम के व्यक्ति होंगे, माइक पेंस, जो उपराष्ट्रपति थे। ये किताब की बात हुई। साल 1920 में चार्ल्स ए डेलशाउ नाम के एक आर्टिस्ट ने कुछ बेहद रहस्यमयी पेंटिंग्स बनाई और इस पेंटिंग में एक बार फिर नाम आता है ट्रंप का। वो ट्रंप नाम जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में लाइसेंस करा लिया था और दुनिया भर में उनके कारोबार में यही ब्रांड नेम दिखता है। फिलहाल उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग को भी नाम दिया जाता है ट्रंपिज्म। देखिए, ये है वो चार्ल्स ए डेलशाउ की पेंटिंग जिसमें एक एडवांस एयरशिप को दिखाया गया है और जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में ट्रंप लिखा है। गौर करिए कि चार्ल्स ए डेलशाउ सोनोरा एरो क्लब नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे जो एंटी ग्रेविटी फ्यूल से चलने वाली एयरशिप डिजाइन करती थी। और उसी से जुड़ी इस पेंटिंग में ना सिर्फ ट्रंप लिखा हुआ है बल्कि इस एडवांस एयरशिप की पेंटिंग पर 4599 भी लिखा है। और जोड़कर देखें तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन थे? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप। अब जरा ये भी देख लीजिए, इस पेंटिंग में देखिए कौन इस शिप को चला रहा है। पेंटिंग में एक ऐसे शख्स को दिखाया गया है जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं, ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बाल हैं। अब आते हैं आधुनिक युग के सबसे बड़े संकेत पर, द सिम्पसंस, एक अमेरिकी एनिमेशन कैरेक्टर जिसका पहला एपिसोड 1989 में प्रसारित हुआ और लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। एक अमेरिकी फैमिली का कॉमिक ड्रामा जो लोगों को हंसाता है। इसमें साल 2000 में प्रसारित हुआ एक एपिसोड बैक टू द फ्यूचर और इसमें जो बात कही जाती है वो अचंभित कर देती है। द सिम्पसंस के बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लिसा सिम्पसन अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं और कहती हैं, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप से विरासत में एक बहुत बड़ा बजट क्रंच मिला है। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. ये आश्चर्य की बात है, 16 साल पहले एक टीवी शो का ये बताना कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या ये टाइमलाइन में हुई छेड़छाड़ का एक सबूत है? समय पलटते हैं और आज के वक्त में जो हालात दिखते हैं उसे देखते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। ईरान पर हमला, एक ऐसे देश के साथ युद्ध को शुरू करना जिससे तत्कालिक तौर पर अमेरिका को कोई खतरा नहीं, लेकिन इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। सवाल है कि क्या ट्रंप ने इतना बड़ा रिस्क
किस आधार पर ले लिया? क्या उन्होंने इसके परिणाम को पहले ही देख लिया है? ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। दुनिया का कोई भी राजनेता इस तरह का फैसला करने से पहले 100 बार सोचेगा, सलाहकारों से बात करेगा, अपनी सरकार और आवाम को भरोसे में लेगा। एक ऐसे युद्ध में कूदना या उसे शुरू करना जो अमेरिका का है ही नहीं या अमेरिका का कोई इससे लेना देना ही नहीं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला क्यों किया? ईरान पर हमला न करने की कई वजह हैं और करने की जो वजह है वो कोई खास नहीं। दोनों को समझते हैं और सवाल करते हैं कि क्या ट्रंप को कुछ और दिख रहा है जो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा। ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, यानी हमला करना मुफीद नहीं था। इजराइल और खास तौर पर नेतन्याहू की ओर से दबाव था। तो क्या इस दबाव में हमला किया? परमाणु मसले पर अमेरिका ईरान में बातचीत चल रही थी, यानी बात से बात बन रही थी। फिर हमला क्यों? एप्स्टीन फाइल में ट्रंप पर गंभीर आरोप लग रहे थे। तो क्या युद्ध इसीलिए छेड़ा कि एप्स्टीन वाले मसले को दबाया जा सके? एक युद्ध में उतरने का मतलब अर्थव्यवस्था को चोट है। पहले से अमेरिका बाहरी मसलों का बोझ उठा रहा है। और फिर एक और जोखिम क्यों? ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका था। तो क्या ये युद्ध परमाणु खतरे को देखकर किया गया? हालांकि इस दावे में दम नहीं है। ईरान पर हमले का मतलब था पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और हितों को चोट पहुंचाना। ये महंगा सौदा है। या वजह ये थी कि खामनेई शासन के खिलाफ लोग खड़े हो रहे थे और उन्हें कुचला जा रहा था। हालांकि ये आंतरिक खतरा अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुआ था। पश्चिम एशिया में युद्ध का मतलब पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मंदी को न्योता देना। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिस्क लिया क्यों? क्या ट्रंप वो देख पा रहे हैं या देखा हुआ है जो कोई नहीं देख पा रहा? एक के बाद एक अलग अलग देशों की संप्रभुता पर हमले क्यों कर रहे हैं ट्रंप? ईरान से पहले वेनेजुएला, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी। अगला नंबर क्यूबा का, कोलंबिया और स्पेन को धमकी, कनाडा को हासिल करने की बात और यहां तक कहना कि मनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक काम करना है। 2 दिसंबर 1823 को अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने एक नीति का ऐलान किया था। यह नीति कहती है कि कॉलोनियां बनाने वाले अमेरिका को नीति बनाना नहीं सिखाते। उनके सिद्धांत के मुताबिक अमेरिकी क्षेत्र यानी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मसलों में यूरोप के दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही सोच डोनाल्ड ट्रंप की है और वो अब मनरो डॉक्ट्रिन को डॉनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. सोच कर देखिए, आज जो ट्रंप लैटिन अमेरिकी देश पर हक जमा रहे हैं, कहीं वही 1823 में उस सिद्धांत को बनाने वाले तो नहीं थे जिसे जेम्स मनरो ने अपने भाषण में सुनाया और फिर करीब 1 दशक बाद उसे नाम मिला मनरो डॉक्ट्रिन। ये वो डॉक्ट्रिन है जो यूरोप को अमेरिका से अलग कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर गौर करिए जो उन्होंने ईरान के साथ हुए जंग के बाद दिए। सीधा नेटो और यूरोपियन यूनियन और उन गठबंधनों को एक तरह से तोड़ने की धमकी जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। So, I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. कहीं ट्रंप ने भविष्य की बदलती दुनिया तो नहीं देख ली है जिसमें मुल्कों के गठबंधन की जरूरत नहीं, जिसमें चीन और भारत जैसे एशियाई मुल्क एक चुनौती बन सकते हैं। तकनीक की क्रांति मुहाने पर है और ट्रंप क्या ये देख चुके हैं कि रिसोर्सेज पर अधिकार से ही बादशाहत कायम होगी?
Understand, we charge them almost nothing for years and years and decades and billions of dollars from China in tariff to impose a 10% global tariff. They're ripping us off and they understood it. अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला जो मौजूदा समय के वैश्विक बाजार में शायद ही किसी देश का राजनेता सोच भी सकता है। एक साथ दुनिया के अमूमन सभी देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू करना। पहले कार्यकाल में चीन से ट्रेड वॉर की और फिर दूसरे कार्यकाल में एक साथ सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का फैसला ले लिया। 7 years ago, when I came in, we started with China in charge. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood. Honestly, President Xi understood. He said, "Look, I understand," and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. ट्रेड वॉर से अमेरिका को शुरुआत में नुकसान हो रहा था। टैरिफ को लेकर दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की अर्थशास्त्रियों ने मजम्मत की। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर टिके रहे जैसे उन्हें परिणाम पता था, और हुआ भी वही। उन्होंने टैरिफ लगाकर भी अधिकतर देशों के साथ रिश्ते ठीक रखे और अमेरिका को वित्तीय तौर पर फायदा पहुंचाया। तो क्या ट्रंप एक टाइम ट्रेवलर हैं जिन्हें ये सब पहले से पता है? तभी तो अमेरिका के लिए नेटो को वन वे स्ट्रीट कहते हैं। सभी सिस्टम और संधियों को तोड़ने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, जो भविष्य में अमेरिका को एक कमजोर टाइमलाइन की तरफ धकेल सकती है। उनके सैन्य हमले अभी नुकसानदायक नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ये वेल कैलकुलेटेड तो नहीं है? कहीं ये उस अलायंस को तोड़ने की कोशिश तो नहीं जिसमें चीन, रूस और ईरान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं? क्या ट्रंप ने भविष्य देखा है जहां जंग हथियारों से कम संसाधनों, खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा लड़ी जाएगी? हम टाइमलाइन में पीछे आए हैं और साल 1920 की चार्ल्स ए डेलशाउ पेंटिंग्स को देखते हैं, जिसमें एक एयरशिप पर बड़ा बड़ा ट्रंप लिखा है, जिसे ट्रंप जैसे एक पायलट चलाते हुए